हेलो बच्चों, कैसे हो सभी लोग। चलिए आज की नई क्लास शुरू करते हैं। और इस क्लास से पहले हमारी 2 क्लास बच्चों जो ख़त्म हो चुकी हैं और आप लोग अभी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर दीजिए। हम आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहे हैं। जो आप ऑफलाइन जा कर के मोटी मोटी फ़ीस दे कर के 500-1000 रुपये फ़ीस दे कर के कोर्स ख़रीदते हैं या सब्जेक्ट वाइज टीचर से पढ़ते हैं, तो वो भी कैसे पढ़ाते हैं हम जानते हैं, क्योंकि हम स्वयं पढ़ाते हैं। तो जो आपको ऑनलाइन क्लास मिल रहा है उससे हम कहीं ऑफलाइन से ज़्यादा तुमको मटेरियल दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं। जितनी मेहनत ऑफलाइन में नहीं लगती उससे ज़्यादा हमें ऑनलाइन में लगती है। हमारा कई बार वीडियो ख़राब हो जाता है तो हमको 2 बार बनाना पड़ता है। तो आपकी सुविधा के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और आप एक बार हमें सपोर्ट कर दीजिए। आगे जो हमसे बन पाएगा हम आपके लिए करेंगे। तो कक्षा 10 के लिए आज आपकी नई क्लास होगी, उसमें नया चैप्टर ख़त्म कर देंगे 20 से 25 मिनट में। तो उसके लिए आज का चैप्टर हमारा रहेगा तीसरा चैप्टर, जो हमारा है धातु और अधातु। धातु और अधातु, ये हमारा आज का चैप्टर रहेगा। तो इसमें सबसे पहले हम धातु के बारे में पढ़ेंगे। ये धातु, तो धातु का हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब समझते हो? जैसे तुम ऊपरी आवरण से कैसे दिखते हो, तुम्हारा भौतिक गुण क्या है। तुम चेहरे से अच्छे दिखते हो, तुम्हारी बोली भाषा क्या है, तुम बात कैसे करते हो, तुम्हारा रहन सहन क्या, ये है तुम्हारे भौतिक गुण। ऐसे ही धातु का भौतिक गुण क्या होगा कि धातु प्रकृति में कैसे रहती है ना, चमकदार, कठोर, कैसे क्या होती है, ये आपको पढ़ना है। तो धातु हमारी बहुत सबसे पहले देखेंगे चमकदार होती है। धातु कैसी होती है? चमकदार। धातु हमारी होती है चमकदार। तो इसका सबसे पहला भौतिक गुण हो गया चमकदार। फिर होती है धातु हमारी कठोर। कठोर धातु होती है। धातु हमारी होती है कठोर, हार्ड, सॉलिड बॉडी। कुछ इसके अपवाद हो गए। अपवाद में आप देख लो, जैसे सोडियम और पोटेशियम, इनको चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, मतलब ये कुछ मुलायम होते हैं, मुलायम होते हैं पोटेशियम और सोडियम। इसके बाद हम बात करेंगे इसके तन्यता के गुण के। तन्यता, आघातवर्धनीयता, ये 2 गुण इसके हो गए, तन्यता और आघातवर्धनीयता। तो तन्यता क्या गुण होता है कि किसी धातु को खींच करके तार रूप में बदल देना। तन्य, तार, तार के रूप में बदल देना। किसी धातु को खींच करके तार के रूप में बदल देना। ऐसे कोई तार है, मान लो ये धातु है, इसको हमने खींच करके तार में खींच दिया। लोहे की सरिया देखी है, तो लोहा का एक टुकड़ा होता है मोटा, जिसे गर्म किया और पकड़ करके खींच दिया तो वो सरिया बन गई तुम्हारी, है ना। ये हो गई तन्यता। इसके बाद आघातवर्धनीयता। कोई लकड़ी का गुटका है, उसको पीट लकड़ी कह रहे हैं, धातु का, लोहे का या किसी भी धातु का, जैसे तुम्हारा चांदी का, तो इसको पीट करके बहुत इसका क्षेत्रफल बढ़ा देना। आघातवर्धनीयता होता है कि किसी को आघात करके, पीट करके इसके क्षेत्रफल को बढ़ा देना, आघातवर्धनीयता कहलाता है। इसके बाद हम इसकी चर्चा करेंगे सुचालक, सुचालकता या चालकता। तो सुचालक, सुचालक में क्या होगा? विद्युत की सुचालक और ऊष्मा की सुचालक। धातुएं 2 तरह के कार्य करती हैं, या तो ऊष्मा की सुचालक होंगी या तो कुचालक। तो ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होता क्या? सुचालक, ये चालक समझिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का या ऊष्मा का प्रवाह सतत रूप से होता रहता है ना। बिल्कुल जैसे तुम इसमें ऊष्मा बहाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन इसको लेकर के ऐसे इलेक्ट्रॉनों का ऐसे प्रवाह होता रहता है, इसे कहते हैं सुचालक। तो ये विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इतनी चीजें हो गई। ये हो गए कुछ तुम्हारे धातुओं के गुण। अब हम आएंगे अधातुओं के ऊपर। अधातु हमारी कैसी होती हैं? क्षणभंगुर। अधातु हमारी क्षणभंगुर होती हैं।
मतलब कि इनमें अगर हम, जैसे ये आघात वर्धनीयता था, इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा था, लेकिन अगर इनमें हम आघात करेंगे तो ये टूट जाएगा। लेकिन हीरा, हीरा इसका अपवाद है। ये बहुविकल्पी में पूछ लेता है हीरा क्या धातु है, धातु है, तो हीरा इसका अपवाद है बच्चों। हीरा सबसे कठोर अधातु है, ना कि धातु है। इसके बाद अधातुएं तुम्हारी कुचालक होती हैं, विद्युत और ऊष्मा की कुचालक। जो तुम्हारी यह धातुएं हो गई, ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं। लेकिन इसमें भी अपवाद है, जैसे तुम्हारा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट तुम्हारा सुचालक होता है। अच्छा, अधातुएं चमकदार नहीं होती हैं, अधातुएं तीनों अवस्था में हो सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस। जैसे तुम्हारी ब्रोमीन एक अधातु है जो गैस अवस्था में रहती है ना। हाँ, तो ये धातु और अधातु का थोड़ा सा परिचय हमने भौतिक के रूप में देखा कि ये असल में देखने में हमको दिख जाए कहीं तो कैसी लगती हैं, तो ये ऐसी होती हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि ये क्रिया किससे किससे और कैसे कैसे करती हैं। तो जो धातु की क्रिया अगर हम कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो धात्विक ऑक्साइड बना लेते हैं, धात्विक ऑक्साइड। और ये क्षारीय होते हैं, मतलब इनको जल में घोलोगे तो ये क्षार की प्रॉपर्टी रखते हैं। अच्छा, इनको अगर हम धातु के साथ एक उदाहरण दिए दे रहे हैं Mg+O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया कराएंगे तो MgO बनेगा। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा, धातु ऑक्साइड बन गया ऐसे। अच्छा, अब धातु की क्रिया अगर हम अम्ल से करा दें, इसके पहले वाले चैप्टर में हमने बताया था, धातु की क्रिया अगर हम अम्ल से करा दें तो क्या बनता है, लवण और हाइड्रोजन, है ना। हाँ, अच्छा, धातु और अधातु आपस में क्रिया कर लें, धातु और अधातु आपस में क्रिया करेंगे तो आयनिक लवण बनाते हैं, आयनिक लवण, आयनिक लवण। और जो बहुत मजबूत, मतलब इनको तोड़ना, इनका क्वथनांक और गलनांक बहुत उच्च होता है। इसके बाद बच्चों, अगर धातु की क्रिया जल से कराएं तो जो कम क्रियाशील धातु हैं वो जल से क्रिया करती ही नहीं है, ये भी बात समझो, ठीक। अच्छा, जल का मतलब तुम्हारा क्या हो गया कि धातु की क्रिया हाइड्रोक्साइड आयन से करा दिया जाए, OH, तो इससे अगर तुम्हारी कम क्रियाशील धातु है तो वो नहीं क्रिया करेगी, और अगर अधिक क्रियाशील धातु है तो क्रिया कर ले जाएगी, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी। जैसे तुम्हारा पोटेशियम धातु OH बहुत क्रियाशील होती है, इससे क्रिया करके KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है, ये हो गया तुम्हारा धातु का। इसी प्रकार से अगर अधातु की चर्चा करें, अम्ल और क्षार, धातु क्षार से भी क्रिया करती है, अगर धातु कर ले क्रिया क्षार से तो भी लवण बनता है, क्षार से क्रिया कर ले तो बनेगा लवण और हाइड्रोजन गैस। ये हो गया तुम्हारा ये धातुओं से इनके कुछ, मतलब ये रासायनिक गुण हो गए इसके। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे इनकी सक्रियता की, कि धातुएं हमारी कितनी सक्रिय और कितनी अक्रिय, मतलब इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए हम एक श्रेणी बनाएंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी। आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, नहीं सुनोगे तो इंटर में इसको एक बार फिर से पढ़ोगे। देखो,
पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, कॉपर, जिंक, फेरस, इसके बाद HgAu, Ag, HgAu और Ag। तो जो ऊपर है ये बहुत क्रियाशील है, नीचे जाते जाते क्रियाशीलता इसकी घट रही है। और भी बीच में धातुएं होती है, हमने नहीं लिखा, कोबाल्ट, निकल करके भी होती हैं धातुएं। तो ऊपर जो अधिक क्रियाशील धातुएं हैं यहां तक मान लो, इनको कैसे प्राप्त करना है? जो तुम्हारी मध्यवर्ती क्रियाशील हैं इनको कैसे प्राप्त किया जाता है? जो तुम्हारी निम्न क्रियाशील धातुएं हैं इनको प्राप्त करने की कुछ विधियां हैं। तो जो उच्च क्रियाशील विधियां हैं ये प्रकृति में समुद्र में पाई जाती हैं। समुद्र में इनके लवणों के रूप में पाई जाती हैं। जैसे समुद्र तुम्हारा नमकीन नमकीन खारा खारा होता है तो उसमें Na के लवण घुले होते हैं, NaCl ऐसे करके। तो ये धातुएं MgCl2 ऐसे करके, ये समुद्र में सब लवण घुले होते हैं। तो ये जो तुम्हारी धातुएं हैं ये लवणों में पाई जाती हैं, समुद्रों में। अच्छा, जो मध्यवर्ती क्रियाशील है इनके अयस्क पाए जाते हैं। जैसे तुम्हारी एल्यूमिनियम के अयस्क होते हैं, कॉपर का अयस्क होता है, एल्यूमिनियम का अयस्क होता है कि Al2O3, एल्यूमिनियम बॉक्साइड, कोरंडम, है ना, ये सब इसके अयस्क होते हैं एल्यूमिनियम के। और आयरन के अयस्क, जिंक के अयस्क, तो ये सब अयस्क में पाए जाते हैं। तो इनके सल्फाइड अयस्क या ऑक्साइड अयस्क होते हैं। अच्छा, इनको प्राप्त कैसे किया जाता है? तो इन समुद्री लवणों को विद्युत अपघटन या इन धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा पाया जाता है, शुद्ध करके निकाला जाता है, विद्युत अपघटन। और जो इनको है, जो तुम्हारी मध्यवर्ती हैं, इनको निकाला जाता है सांद्रण। सांद्रण में तुम करोगे क्या क्या? सबसे पहले इनका जो गैंग होता है, गैंग सुने, इसको कहते हैं गंदगी। इस गंदगी को निष्कासित करने के लिए प्लावन विधि, उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, ये सब विधियां यूज की। उसके बाद तुमको जो अयस्क प्राप्त हुआ, सबसे पहले उसका ऑक्सीकरण करते हैं निस्तापन के द्वारा या तो भर्जन के द्वारा। और जो तुम्हारे सल्फाइड अयस्क हैं इनका निस्तापन किया जाता है, जो तुम्हारे ऑक्साइड है इनका भर्जन किया जाता है। फिर क्या करेंगे? इसके बाद इसका अपचयन करेंगे। अपचयन किसके द्वारा? कार्बन के द्वारा या गालक के द्वारा। ये गालक तुमको पढ़ाए गए होंगे, ये मैं रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ, तो ये समझ लो कुल मिलाकर करते क्या। निस्तापन भर्जन की परिभाषा अभी बता दे रहे हैं। पहले विद्युत अपघटन देख लो। जिस धातु को करना होता है वो जा करके हमारी कैथोड में चिपक जाती है। ऐसे ये भर लिया हमने, समुद्र का पानी मान लो भर लिया, इसमें NaCl घुला है, इसको हमने जोड़ दिया किससे? माइनस टर्मिनल से, और ये हमारा जुड़ा है प्लस टर्मिनल से। अब जैसे ही ये सब क्रिया शुरू हुई तो जो इसके Na प्लस हैं ये माइनस की तरफ आकर्षित होंगे ना, तो Na प्लस माइनस में जा करके चिपकने लगते हैं और इसे हम इसी कैथोड में हमको Na धातु मिल जाती है। आ गई बात समझ में? विद्युत अपघटन क्या होता है। इसके बाद देखो निस्तापन क्या होता है। तो बिना नी माने नहीं, स्थापन, ताप माने गर्म करना, नी, ये नी और तापन से बना है। तो बिना वायु की उपस्थिति में गर्म करना, उच्च ताप पर गर्म करना, उसमें वायु ना हो, तो उसको कहते हैं निस्तापन। और भर्जन क्या होता है? वायु की उपस्थिति में अयस्क को गर्म करना, उचित गालक डाल के गर्म किया जाता है वायु की उपस्थिति में, इसको कहते हैं भर्जन। ये दो परिभाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है, या तुम अनसॉल्व्ड में देख लेना, कहीं ना कहीं मिलेंगी। इसके बाद इसका कार्बन की उपस्थिति में अपचयन करते हैं, इसके बाद हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। अब जो निम्नवर्ती हैं इनके सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं, जैसे Ag2S सिल्वर का, Hg2S, तो इनका निस्तापन करते हैं। क्या करते हैं? निस्तापन, उसके बाद अपचयन करके हमारी शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ये हो गया धातुओं का निष्कर्षण, कैसे धातुएं निकाली जाती हैं। अच्छा, इसी में एक बार अब आपको संक्षारण, फिर से हमने सब कुछ बता दिया,
धातुओं और धातुओं के इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, धातुओं के भौतिक गुण और धातुओं के रासायनिक गुण हमने बता दिए तुमको। और फिर तुमको धातुओं के भौतिक गुण बता दिए, उसके बाद हमने तुमको ये बता दी क्रियाशीलता के आधार पर। अब तुमको हम मेन 2-3 हेडिंग बताएंगे जो इससे बहुत पूछा जाता है। विद्युत लेपन, जिसी को गैल्वेनीकरण इसी को कहते हैं, और इसमें तुमसे पूछेगा संक्षारण। ये हम बता करके आपका चैप्टर खत्म करते हैं, इससे ज़्यादा इसके बाहर कुछ आना ही नहीं है ना। और इसके अयस्क और कुछ इसकी रासायनिक अपक्रिया मैंने बता दी, वो मैंने ऐसे बता दी है, उसका उदाहरण तुम ले करके समझ ले। ये धातु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाता है, धातु क्षार से क्रिया करके क्या बनाता है, धातु जल या हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया करके क्या बनाता है, तो ये तुमको पढ़ लेना है। तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत लेपन के बारे में। हम 2 क्षण लेंगे, एक क्षण जिसमें हमको करना है लेपन और एक क्षण वो जिसका लेपन करना है। मान लो हमको कॉपर में Zn का लेपन करना है, तो हम कॉपर की ये Zn की क्षण में क्या जोड़ देंगे, प्लस आयन। एनोड क्या जोड़ेंगे, एनोड सिरा प्लस टर्मिनल जोड़ दिया। जैसे ही बैटरी को हमने जोड़ा इधर प्लस और माइनस, तो ये Zn+2 के, अच्छा ये किया क्यों जाता है लेपन, तो पहले इसके लिए संक्षारण समझ लो, अभी समझा दें, पहले इसको समझ लो। तो Zn के जो आयन है वो निकल करके ये तुम्हारे कैथोड में सब चिपकने लगे। कहाँ चिपकने लगे, कैथोड में। और जैसे ही कैथोड में चिपके तो इसका पूरा क्षरण हो जाता है और ये तुम्हारा विद्युत लेपन इसमें हो जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा विद्युत लेपन कि किसी विद्युत अपघटनीय सेल के द्वारा हम एक बैटरी को एक क्षण को जिसका लेपन करना है उसको धन सिरे से और जिसमें लेपन करना है उसको माइनस सिरे से जोड़ देते हैं, जिससे एनोड से आयन निकल करके कैथोड की तरफ जाकर उसमें चिपक जाते हैं। तो इस प्रकार विद्युत लेपन हो जाता है। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, तो इसके पहले हम पढ़ेंगे संक्षारण। तो जब धातुओं को, धातु पढ़ रहे हो तो धातु में संक्षारण फिर से पढ़ना पड़ेगा। पहले चैप्टर में एक बार संक्षारण आपने फिर से पढ़ा था। तो संक्षारण क्या होता है कि जब धातुओं को नमी या ऑक्सीजन या अम्ल की उपस्थिति में संपर्क में बहुत दिनों तक रखा जाता है तो उनमें जंग लग जाती है। जंग जैसे तुम्हारी लग गई Au2S, है ना। आयरन, ये लोहा में लग गई तुम्हारी जंग। अरे सोना में भी जंग इसकी लगती है, सल्फाइड इसके साथ मिल करके ये बना लेता है। चांदी में लग गई Ag2S, तो ये हो गई जंग। तो जंग लगने से Fe2O3 होता है, Fe2O3 ये भी जंग है, फेरस ऑक्साइड। तो इनको रोकने के लिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं। तो आप पहले संक्षारण की परिभाषा क्या आपने पढ़ी कि जो धातु होती है उसको नमी या आर्द्रता या अम्ल की उपस्थिति में, जो ये ध्वनि या शोर अनावश्यक आ रहा है इसको थोड़ा सा इग्नोर करें। हमारा कोई बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है कि हम आपको बंद कमरे में पढ़ाएं। चलिए, तो संक्षारण की परिभाषा ये हो गई कि जो धातुओं को अम्ल या वायु की उपस्थिति में बहुत लंबे समय तक रखा जाता है तो उनमें कुछ अभिक्रिया के द्वारा या ऑक्सीकरण के द्वारा जंग लग जाती है, काले, भूरे और हरे रंग की। इस प्रकार की क्रिया को रोकने के लिए कुछ निम्न विधियां उपयोग की जाती है, जिसमें हो गई पहली तुम्हारी विद्युत लेपन। इसमें तुम पेंट कर सकते हो, पेंट करके या तुम तेल या ग्रीस लगा सकते हो, तेल ग्रीस, ये हो गई इसकी रोकने की विधियां। ठीक है ना। अब इसके बाद संक्षारण तुमने पढ़ लिया, विद्युत लेपन भी हमने तुमको बता दिया। अब इस चैप्टर में लगभग कुछ नहीं बचा है, ये हो गया तुम्हारा चैप्टर कंप्लीट। तो इतनी जल्दी इतने से हमने तुमको क्या क्या बताया, धातुओं के भौतिक गुण, धातुओं के रासायनिक गुण, और जितना बताया बस उतना ही पर्याप्त है। हमने तुमको एक ये धातुओं की श्रेणी बताई कि जो अधिक क्रियाशील हो समुद्र के लवणों रूप में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं, NaCl MgCl2 ऐसे करके। जो तुम्हारी मध्यवर्ती क्रियाशील धातु है उनके अयस्क पाए जाते हैं और उनके सांद्रण के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले क्या, गैंग जो होती है उसको चुंबकीय पृथक्करण विधि, प्लावन विधि, उत्प्लावन विधि जिसको कहते हैं, फेन प्लवन विधि, इन सब विधियों का प्रयोग करके इनका सांद्रण करें। उसके बाद इसका निस्तापन भर्जन कर लो
और निस्तापन वर्जन करने के बाद अब चयन कार्बन के द्वारा चयन करा करके शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ऐसे तुम्हारा हो गया जो निम्नवर्ती या निम्न क्रियाशील धातुएं हैं उनके सल्फाइड अयस्क पाए जाते हैं और उनका निस्तापन और बाद में अब चयन करा करके शुद्ध धातुएं प्राप्त कर ली जाती हैं। इसके बाद हमने संक्षारण पढ़ा। संक्षारण में जो जंग लग जाती है उसको रोकने के लिए विद्युत लेपन। विद्युत लेपन क्या होता है कि जिसका हमें करना है उसको धन सिरे से और जिसमें करना है उसको माइनस सिरे से जोड़ करके विद्युत लेपन करा दिया जाता है। ये हो गया विद्युत लेपन। ये तुम्हारी बहुत इंपॉर्टेंट ये टिप्पणी है इसलिए मैंने लिखा है। बस इतना सा तुम्हारा चैप्टर था और जो इसको बढ़ा चढ़ा करके 4-4 घंटा पढ़ाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बताते हैं, बस इतने ऐसे कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। इसके बाद कुछ मिलना ही नहीं। इसके आयास मैंने बता दिए कुछ 1-2 इंपॉर्टेंट और अपनी कॉपी से पढ़ लीजिएगा। तो बस इस क्लास को ख़त्म करते हैं बच्चों। और कल की क्लास जो हमारी थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो उसको जा करके सबसे पहले देख लीजिए। और जो आगे की क्लास होने वाली है आपकी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आपका आएगा चैप्टर 4। चैप्टर 4 में हम जितना भी इम्पोर्टेंट है जो आना है, हम इसलिए इतना पढ़ा रहे हैं कि इतना पढ़ने के बाद आपको सीधे एग्जाम से हॉल में बैठना है, इधर उधर परेशान नहीं होना है। इतना पढ़ लोगे, जो बच्चा बिल्कुल शून्य है, जिसने अभी तक कॉलेज का मुंह नहीं देखा है कैसा होता है, वो इतना पढ़ करके जाएगा। अब इतना मैंने ऐसे पढ़ाया है वो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये अच्छा ये धातु है और ये धातु है। धातु को सीधे सरिया से समझो और धातु को पेंसिल की जो तुम्हारी नोक होती है ग्रेफाइट उससे समझो, या तुम्हारे आसपास धातुएं बहुत सारी हैं उनसे समझ लो। तो बस इसको हम यहीं पर ख़त्म करते हैं।